Morning, friends. Myself SS Dogra. Right now, I am in National Media Conference here in Mount Abu, and I'm with RJ Ramesh, जो कि the tagline of radio station is "Keep smiling, keep listening." रमेश जी नमस्कार। नमस्कार डोगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, आपकी आवाज और आपका अंदाज हम काफी समय से रेडियो मधुबन पर सुनते रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि जब शुरुआत हुई 2011 में रेडियो मधुबन की, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो कैसा अनुभव रहा होगा जब आपने शुरुआत की होगी रेडियो मधुबन की? जी, डोगरा जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। 2011 की बात एक ऐतिहासिक बात हो गई है अब, क्योंकि उस समय हम लोग आज जो सेटअप आप देख रहे हैं, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे कुछ भी नहीं थे। तो उधर उस समय तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको कैसे हम लोगों को आगे रन करना है। तो 2-4 लोग हम लोग मिल के जो है शुरू में मीटिंग्स हुई, फिर क्या कंटेंट जाएगा, कैसे जाएगा, फिर क्या फ्रीक्वेंसी या नाम मिल गया। उसके बाद फिर 3 महीने तक हमने डेड रन किया कि उसमें से बोलते थे और रिकॉर्ड करते थे, चलाते थे। तो इस तरह से वो ट्रायल एंड एरर, फिर हम लोग जाके खुद बोलते हैं और किसी को फ़ोन करके बोलते हैं, आपको सुनाई दे रहा है रेडियो? आप चालू करो, आप मोबाइल में चालू करो, आप रेडियो सेट है तो रेडियो पे सुनो। तो इस तरह से हमें पूछना पड़ता था कि रीच कहाँ तक जा रही है। धीरे-धीरे हमें पता चला कि रीच अभी जो है धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, लोग सुन रहे हैं कुछ-कुछ। और फिर हमने प्रोग्राम शुरू किए, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इस तरह से, और बीच में खाली रहता था। धीरे-धीरे हमने वापस उसको थोड़ा बढ़ाया कि लोग हमारे साथ जुड़ते गए, और जैसे-जैसे लोग जुड़े तो कंटेंट भी अच्छा होने लगा और लिसनरशिप भी बढ़ने लगा। फिर शुरू में हम लोगों को क्या है, लोग यहाँ रेडियो भूल ही चुके थे ना, रेडियो कोई सुनता ही नहीं था। फिर हमने उनको रेडियो के बारे में बताना शुरू किया, रेडियो सेट उनको जो है दे के चलाना शुरू किया। फिर कुछ गाँव में, किस खेती में, किसी दुकान में, ऐसे लोगों को बताते गए और फिर लोग इसको सुनना शुरू कर गए। फिर मोबाइल से भी काफ़ी लोग सुनने लगे, और उस समय हमारे पास जैसे एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह फ़ोन्स थे। तो उसमें एक एक नंबर हमने लिया टोल था, टोल नंबर। टोल नंबर, उस पे रेडियो आता था। जो लोग एयरटेल का है, जियो का है, या किसी भी कंपनी का यूज़ करते थे, तो हमारे पास बीएसएनएल, एयरटेल और जियो पे 3 नंबर हमारे पास टोल फ्री नंबर थे। उस नंबर पे डायरेक्ट डायल करके लोग सुनते थे। तो नॉमिनल चार्ज होते थे, लेकिन उस समय वो वैसे भी हमने शुरू कर दिया था। तो बाद में देखा कि अभी एप्लीकेशन, स्मार्टफ़ोन आ गया सबके पास, तो फ़ोन के अंदर ही ऐप आ गया रेडियो का। तो इसीलिए फिर वो चीज़ें फिर कोई काम नहीं कर रहा अभी। अब सीधे डायरेक्ट लोग एप्लीकेशन से सुनते हैं। तो हमने फिर बाद में एप्लीकेशंस बनाए इसके, तो डिजिटल माध्यम अच्छा बना। फिर इससे जो है लोगों में रीच हमारी बढ़ी, और यहाँ के लोगों को भी धीरे-धीरे कोई चीज़, जैसे दुकान शुरू होता है तो पहले दिन सारा रास्ता नहीं होगा। पहले दिन आप तो गेस्ट को बुलाएँगे, अपने लोगों को बुलाएँगे, एक तरह का फंक्शन रखेंगे, तो फंक्शन के हिसाब से लोग आते हैं, है ना? तो वैसे ही जब हम लोग रेडियो शुरू कर रहे थे, तो उस समय जितने लोगों को मालूम था उन लोगों ने भी साथ दिया, उन्होंने भी सुना। और धीरे-धीरे करके जैसे फिर हम लोग अच्छी कंटेंट्स और लोगों के बीच में लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो जिनकी रिकॉर्डिंग करते, जैसे आप आ गए तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होता है ना कि मेरा रेडियो पे आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। तो फिर वो चीज़ें हम उनको बताते कि भाई शाम के टाइम पे आपका जो है यहाँ लोकल रेडियो में लोकल जो लोग हैं उनकी इंटरव्यूज उसमें प्ले होते हैं, तो आप उसे सुनिएगा। तो इस तरह से लोग सुनना कर, और बहुत बार ऐसे हुआ कि जब लोगों की फरमाइशें, लोगों से बात करना, हमारी रीच तब बढ़ी जब हमारे पास फ़ोन आ गया स्टूडियो के अंदर। पहले तो हम लोग ऐसे बिना फ़ोन के ही चला रहे थे, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गई, एमिनिटीज़ हमने जोड़े। तो हमारे पास जब फ़ोन इन आ गया, तो फ़ोन लग गया कि हम लोग कॉल करेंगे, फ़ोन आएगा और फ़ोन पे बातें होंगी, वो ऑन एयर लाइव। भी ट्रांसफ़र लाइव ओके। भी होगा। तो ये बड़ा हमारे लिए भी एक अच्छा प्रयोग था, और फिर हमने लोगों को लिसनर भी। नंबर शेयर किया, हम्म। और पहले-पहले तो अपने लोगों को फ़ोन करने बोला, जी। फिर उसी के सुन के जो लोग फ़ोन करते थे, तो वो एक बहुत बड़ा जो है चीज़ हो गई। तो जैसे हम लोग 4 बजे लोगों से फरमाइशी प्रोग्राम जैसे ओके। शुरू किया, जी। उनके गाने सुनाने शुरू कर दिए, तो उससे थोड़ी रीच जो है डबल-टिबल होने लगी। हम्म। फिर धीरे-धीरे जो मोस्टली जो रेडियो के नाम है,
जिनके पास रेडियो सेट है वो सुनते हैं, नाई का दुकान है या फिर सिलाई जो करते हैं, दर्जी जिनके पास हमेशा काम चलता रहता है, वो लोग रेडियो ज़्यादा सुन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सिलाई और किसान जो है गुजरात के आसपास के, ऑडियंस। वो हमारे लिसनर ज़्यादा है। हम्म, उसके बाद धीरे धीरे गाँव में भी लोग जो रेडियो शौकीन है, जो बहुत फैमिलियर, रेडियो एक पसंदीदा एंटरटेनमेंट है, सस्ता और जी। अच्छा सुलभ एंटरटेनमेंट है। तो वो पुराने लोगों को भी मालूम पड़ गया, तो अरे ये तो चीज़ अच्छा है। अब होता क्या था, यहाँ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, तो उसमें सुबह और शाम को वो रन करते हैं, 2-2 4-4 घंटे, और बीच में बंद हो जाता है, तो उनके लिए दूसरा माध्यम था नहीं। तो तो जब हमने आप रेडियो मधुबन शुरू हो गया, तो उनको 24/7 ना वो गाने फैसिलिटी मिलने मिल। लगे, तो जी। इस वजह से भी वो ऑल इंडिया के लिसनर्स भी, उनको बाद का जो समय है वो खाली नहीं रहा, और वो इसको भी सुनने लगे। रमेश जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस-किस विषय को लेकर आपके रेडियो पे प्रोग्राम हैं, जैसे कि शिक्षा पे, कृषि का जैसे आपने बताया, ताकि लोगों के अंदर या कुछ यहाँ यूथ को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो ऐसे कुछ जो आपके इस यात्रा में 2011 से अब 14 साल होने जा रहे हैं, 15 साल, तो इस दौरान जो है विभिन्न क्षेत्रों पे जो आपने काम किया है, जो मतलब आपके शो हैं बड़े इम्पोर्टेंट, जो लोकप्रिय जिसे कहें, तो वो कौन-कौन से होंगे? और शाम को हमारे पास खुशी के नग में हमने रन किया था, वो हॉस्पिटल से हमारे श्री भाई और विशाल भाई ये लोग आते थे, हुँ, हुँ। तो रात को ज़्यादा टाइम लोग सुनते थे, फ्री टाइम था जी। उस समय ना, तो वो समय एक अच्छा था जब लोग हमारे साथ कनेक्ट होते रहे। फिर उसके बाद सुबह का प्रोग्राम, हमने रात का प्रोग्राम तो शुरू कर दिया लाइव होने। जी। उसके बाद मॉर्निंग शो के ऊपर काम किया। रात में तो इजीली हमारे लिसनर जुड़ जाते थे, क्योंकि जी। रात का समय ऐसा होता है कि लोग आसानी से उसमें जुड़ जाते हैं। और फिर सुबह का टाइम को थोड़ा कैच करना था, तो सुबह का जो प्रोग्राम था, फिर मुझे उसका दायित्व मिला, तो वो हम रन कर रहे थे सुबह। तो नई किरण करके प्रोग्राम शुरू जी। किया, उसको रन किया। फिर हमने देखा कि सुबह भी लोग सुन रहे हैं सुन रहे। कार्यक्रम, जी। तो सुबह हमने एक सूदिंग प्रोग्राम जो है, जिसमें फ़ोन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, 6 से 7 जो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वगैरह, 7 से 8 के बीच में, 6 से 7 के बीच में हम स्पिरिचुअल संगीत और भक्ति गीत के साथ में एक नरेशन जो है हमने शुरू किया, जिसमें पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव ओके। स्टोरीज वगैरह, हुँ, तो वो भी लोगों को काफ़ी पसंद हुँ। आया। उसके बाद फिर हमने 7 से लेकर 10 के बीच में मॉर्निंग शो शुरू किया, और 8 बजे के बाद हमने उसमें फ़ोन शुरू कर दिए, फ़ोन इन हुँ। प्रोग्राम। तो उसमें भी लोग जो हैं, जैसे भारत देश की परंपरा रही है, सोमवार शिव जी का दिन है, मंगलवार ओके। हनुमान जी का है, जी। गुरुवार गणेश जी का है, तो इस तरह से हर दिन स्पेशल है उनके लिए। तो हम उन चीज़ों को लेकर जब लोगों से जुड़े, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा, हुँ। और लोग अभी फ़ोन करके खुद ही बोलते हैं, आज गुरुवार है, आप गुरु की महिमा की कोई गीत सुनाओ। जी, जी, जी। आज शुक्रवार है, माता जी का कोई भजन सुनाओ। तो वो इन चीज़ों से सेट हो गए। तो अब आपको कंटेंट जनरेट करना नहीं पड़ता। कभी-कभी तो लोग भी हमें जो है ये कहते हैं कि आज इस विषय को लेकर आप बात कीजिए, हम उस पे ओके। विचार देंगे। अच्छा, जानना चाहते हैं। तो वो उन्होंने कभी-कभी टॉपिक देना शुरू कर दिया। कभी हम फ़ोन इन के लिए ज़्यादातर उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा करते थे, क्वेश्चंस। जैसे होता था कि भई जनवरी में कितने दिन हैं? जी, तो जी। कोई भी आसानी हाँ, से मतलब बता कॉमन देगा। से हाँ, कॉमन सेंस सवाल सामान्य है, ज्ञान के। सामान्य ज्ञान। जी। चाय के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हुँ, तो हुँ। सभी बनाते हैं तो बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने शुरू की, सिंपल क्वेश्चंस। तो उससे क्या हो जाता था, लोगों को आंसर देने के लिए फ़ोन ज़रूर हुँ, करते थे हुँ, वो। हुँ। तो वो एक टू यूनिक चीज़ रहा, कनेक्ट देम। कनेक्ट हो गया था। हुँ। वो हमने देखा कि उसमें लोग कनेक्ट हो गए। फिर धीरे-धीरे हमने उसपे अच्छे सवाल पूछने शुरू कर दिए जी। हमने। फिर उसमें ज्ञानवर्धक सवाल पूछने शुरू हुँ, कर हुँ। दिए। महाभारत में जो चीज़ें हुई हैं, अश्वत्थामा किस लिए हुआ, या क्या चीज़ें हैं, धर्मराज कैसे काम करते हैं, दुर्योधन कौन है, ये सारी चीज़ें हमने पूछना शुरू की। लोग उसके भी ऊपर मंथन करके फिर सुनाने लगे। हुँ, फिर हुँ। कुछ इंटेलेक्चुअल सोल्स भी हुए हैं, फिर कुछ अच्छे लोगों का जो है, जो अ, अच्छी बातें जो शेयरिंग करते हैं कंटेंट हम लोगों को, तो लिसनर से भी हमें कंटेंट अच्छे मिलने लगे। जी। तो वो एक वन विन विन सिचुएशन था हुँ, हमारे हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो वो उसके बाद फिर एक फेज़ आया जहाँ पर हम शाम को एक फिर शो शुरू किया, जी। सफ़र कार्यक्रम, जो लोगों के इसके लिए था, है ना? उनको एंटरटेनमेंट के लिए, और पूरे दिन में जो है कहीं न कहीं शब्द उनके पास आते हैं। तो गीत, संगीत इससे जोड़ना शुरू कर दिया, फ़िल्मी संगीत हम सुनाते थे उनको।
देशभक्ति के गीत हो या पुराने जो फ़िल्मी गीत हैं, वो 60s के, 50s के गाने, वो फ़रमाइश उनके पूरे करते थे। रेडियो मधुबन की ये जो यात्रा है, हाँ। इसमें कुछ उपलब्धियाँ भी रही होंगी क्योंकि जैसे कि भारत सरकार भी जो है सामुदायिक जो रेडियो है, जी, शायद जी। आपके भी रेडियो को जो है हम पहले एक प्रोजेक्ट पे काम किया शिक्षा, उसके बाद यहाँ एक एनजीओस जो काम करते हैं आप रोड के आसपास में, यहाँ पर एक आदिवासी बेल्ट है पूरा। तो निचलागढ़ करके एक एरिया है, यहाँ की महिला सरपंच हुई पहली और वो पहली महिला सरपंच है जिसने बैराक ओबामा से उनकी मुलाकात कराई है। ओके। तो मतलब आपका रेडियो जो है उसमें एक वो इंटरव्यू सूत्र का जैसे आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो हम भी लोगों के साक्षात्कार लेते थे, तो ओके, हमें मालूम पड़ा कि इनका कुछ ऐसा है। तो एक एनजीओ यहाँ पर जो महिलाओं के लिए काम करती थी, उनके द्वारा हमको वो मालूम पड़ा। फिर हम उनके यहाँ गए, फिर वो तो अनपढ़ महिला थी, हुँ, हुँ, कुछ हुँ, समझ में नहीं आता, लेकिन हुँ, उनको फिर पढ़ना-लिखना थोड़ा बहुत सिखाया एनजीओ ने और फिर उनको बताया कि आप अपना सरपंच बन के अपनी जो निचला गढ़ है, उसका उद्धार कर सकते हैं। ओके, तो फिर वहाँ पर उस महिला को सशक्त बनाया गया संस्था के माध्यम से, उनको सारी बातें समझाई गई, ट्रेन किया गया और उसके बाद उनको इलेक्शन में जिताया गया। फिर अच्छा, वो जीतने के बाद महिला सरपंच बनी, तो वो बराक ओबामा का एक जब इधर इंडिया में आया तो उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई एनजीओ के माध्यम से। फिर उन्हें अमेरिका भी जाने का मौका मिला। अच्छा, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो राजस्थानी कल्चर है, उसका परिधान जो है बहुत अलग है। जी, तो उस परिधान में वहाँ के कुछ लोग जैसे टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर देश-विदेश से, तो उन्होंने उनको जो है यहाँ के लोगों को एक आर्ट सिखाया, ओके, मुखौटे बनाने का। ओके, तो वो मुखौटे जो है उसपे उन्होंने वो काम किया हुँ, और फिर उसको विदेश में एग्ज़िबिशन में ले जाते थे। ओके, यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, एक पूरा तबका है वो उनका जाना-आना लगा रहता है। तो वहाँ वो धीरे-धीरे वो चीज़ें जो है बड़ी पॉपुलर हो गई, फिर उनका रहन-सहन अभी वो गाँव भी समृद्ध हो रहा है, वहाँ पर एक डैम भी बना, वहाँ पर कल्चर भी इम्प्रूव हो गया, वहाँ के लोग जग ही गए और अभी स्कूल भी अच्छे हो गए वहाँ पर। तो धीरे-धीरे अभी पहले तो हाँ, इंटरनेट का सुविधा भी नहीं था, फ़ोन सुविधाएँ भी नहीं थी। अभी धीरे-धीरे वहाँ पर अभी भी इतना नहीं है टावर वगैरह क्योंकि पहाड़ी इलाका में है। यानी उस महिला के व्यक्तित्व में और उस महिला के गाँव आस-पास के विकास में मधुबन रेडियो की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कह सकते हैं इसको? बाद में रही, पहले उनको वहाँ तक ले जाने का काम जो है एक संस्था यहाँ पर, वो संस्था ने काम किया। ओके, हुँ। हुँ, हुँ, संस्था काम किया, हम जब इंटरव्यू लेने गए, तो हमें उस संस्था के बारे में पता चला, तो संस्था के ओनर से जब हमने बातें की, उन्होंने फिर उनके अचीवमेंट के साथ-साथ उनकी बात शर्मी बाई जो है, वो निचलागढ़ की अभी सरपंच रही हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवाई। फिर उनका स्टोरी हमने रिकॉर्ड किया और जैसे आपने कहा उपलब्धियों के बारे में, तो उनका हमने स्टोरी कैप्चर करके फिर उसको रेडियो का हर साल में एक सरकार की तरफ से अवार्ड मिलता है। तो पहला अवार्ड उसमें हमको मिला था। किस साल में? 2012-13 की बात अच्छा है। 2012-13 हाँ, की बात हाँ। 11 में तो हमने रन है। किया, स्टार्ट किया, हाँ। फिर 12 में हमें समझ में आ गया कि क्या कर सकते हैं। जी, 13 में फिर हमने एप्लीकेशन सब संभाला, ओके। हुँ, फिर हमने प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद हमको लगातार जो है गाँव के लोगों के लिए काम किया, फिर यहाँ के लोकल लोगों के लिए काम किया, शिक्षा पर काम किया, टीबी जो हेल्थ है उस पे काम किया और सिंगिंग पे काम किया, लोगों के टैलेंट को हाइलाइट करने के लिए काम किया। तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियाँ हमें मिलती रहीं। फिर इन उपलब्धियों के बीच में सरकार से हमारे 3 साल के बाद एम्पैनलमेंट होता है, तो रेडियो को सरकारी एडवर्टाइज़मेंट्स का भी काम हो गया। तो हुँ, इससे भी काफ़ी जो है रेडियो को एक काम करने में आनंद आने लगा। जी। तो इस तरह से रेडियो जो है लोगों के बीच में फिर हम काफ़ी लोगों का प्रोग्राम्स गाँव में जाके भी इवेंट्स करते थे। यहाँ भी इवेंट रेगुलर करते हैं, तो उस वजह से भी लोगों का जो है आकर्षण बना रहा। रेडियो को दोबारा ज़िंदा करने में अ शायद कहीं न कहीं हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं, मन की बात। जी, 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 जी। उनके आप भी उस हम पे लोग कुछ हाँ। ज़रूर प्रतिक्रिया इस वजह से दें क्योंकि मैं भी रेडियो का बहुत दीवाना हूँ हुँ, हुँ, हुँ। और रेडियो जो है वो मोबाइल पर ही नहीं, मैं तो रेडियो सेट सेट्स पे रखता हूँ अपने सुनते थे। पास। जी, जी। अभी नेपाल गया हुआ था, वहाँ पर भी मैंने खरीदा स्पेशली अलग हुँ, से, हुँ। घर पर भी है। बिल्कुल। तो रेडियो की लोकप्रियता के बारे में और प्रधानमंत्री जी के मन की बात से पूरा
पूरा इंडिया कनेक्ट होता है। हुँ। मैं आपकी उस और आप क्योंकि रेडियो से जुड़े हुए और हुँ। आपकी तो आवाज़ अंदाज़ और आपका जो ज्ञान जो है रेडियो पे बहुत ज़बरदस्त वाला है। तो रमेश जी मैं उस पे ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जी, ये एक बहुत ही अच्छा अहम सवाल आपका है और जहाँ तक रेडियो जो है एक आम आदमी तक पहुँचता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो आसानी से उसको सुन सकता है और जब वीडियो या टीवी की बात है, अब वो भी धीरे-धीरे ने इंटरनेट की वजह से सुलभ हो गया और सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब वगैरह है, तो ये भी एक कैप्चरिंग का बहुत बड़ा माध्यम बना क्योंकि रेडियो ऑडियो माध्यम है और वो वॉइस जो है जब लोगों के कानों तक पहुँचते हैं, तो एक्चुअली में रेडियो इसका एक मैकेनिज़्म बहुत सुंदर है। इसमें लोग विजुअलाइज़ करते हैं। इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन यस। इमेजिनेशन जो है, जैसे आप कोई शब्द सुनते हैं, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म आपके पास कानों के द्वारा चलता है, तो वो सीधे बुद्धि के ऊपर चित्रण बनाना शुरू कर देता है, इमेजिनरी। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने तरीके से इमेजिन करता है, उसको महसूस करता है। जैसे समझो मैंने कहा या प्रधानमंत्री जी मन की बातों से कहीं न कहीं अगर उन्होंने कहा सभी किसान भाइयों, ये शब्द काफ़ी है, तो सिर्फ़ किसान ही नहीं सुन रहे हैं, सभी शहरों के लोग भी सुन रहे हैं और जो किसान नहीं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन उनके मन में ज़रूर एक चित्र पैदा हो जाता है, एक किसान और उसके साथ हरियाली, वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो शब्द जो है जैसे ही रेडियो के माध्यम से आपके कानों तक पहुँचती है, तो आपके इमेजेस मल्टीपल इमेजेस शुरू हो जाएँ। कार्यक्रम एक मन की बात चल रहा है, लेकिन जितने करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उतने करोड़ों इमेजेस भी बन रहे हैं। तो ये ब्यूटी है रेडियो की हुँ, हुँ। और उस ब्यूटी को माननीय प्रधानमंत्री ने समझा और उन्होंने अपनी बात खुल के रखी। बात ही नहीं रखी, लोगों की बातें भी सुनी जी, जी। उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात तो थी। बड़ी बात लोगों तो की ये है कि हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति भी 2-2 राष्ट्रपति जी, उसमें जी। जो है कन्वर्सेशन में आए हैं। कन्वर्सेशन में आए और एक नाम बड़े लोग ही नहीं, जो किसान भी है वो भी बिल्कुल, आए बिल्कुल। और एक साधारण व्यक्ति जो काम करता है, वो भी उसको भी उसमें सराहा उनको जाता भी सराहा गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी सम्मान भी मिला और लोगों तक अपनी बात रखने का एक सहज माध्यम उन्होंने चुना। और इस वजह से भी रेडियो में काफ़ी रेडियो की जो है रीच बढ़ी है और उसके बाद तो और भी काफ़ी जो है भारत में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक्चुअली में क्या हुआ 3 तरह के हमने रेडियो है। स्टेशन जी, जी। भारत में चलते हैं। एक ऑल इंडिया खुद सरकार के रेडियो स्टेशंस हैं, उसके बाद कमर्शियल रेडियो स्टेशंस हैं। कमर्शियल रेडियो स्टेशन में लोगों की रीच नहीं हो पा रही थी, लोग जी, नहीं जा पाते जी, थे। वहाँ सेलिब्रिटी गए और जी। आ गए, है ना? बिल्कुल और ठीक। उनकी बातें भी नहीं पहुँच रही थी वहाँ जी, तक। तो इस वजह से सरकार को लगा कि हमें एक ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जिसमें आम आदमी की बात हो सके, उनको भी हक है क्योंकि हर 10-20 कदम के बाद भाषा हमारी भारत की बदल जाती है, उसके लहज़ा बदल जाता है। तो उस सभी को, उस लहज़े को, उस कला को जी, मंच मिलना जी। चाहिए। इस उद्देश्य से हर व्यक्ति को मंच मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से सामुदायिक रेडियो की शुरुआत हुई। हुँ। तो वो रेडियो धीरे-धीरे करके पहले तो यूनिवर्सिटी को दिया सरकार ने, बाद में देखा यूनिवर्सिटी में भी लोग नहीं पहुँच पा रहे। तो फिर उन्होंने उसका एक विकल्प ढूँढा कि कोई ऐसे संस्थान जो काम करते हैं, पब्लिक के बीच में काम करते हैं, उन्हीं को ट्रेन किया जाए और उन्हीं को कम्युनिटी रेडियो चलाने के लिए बाध्य किया जाए। तो कुछ नियम संयम रखे हैं और जो लोग उस नियम संयम में खरा उतरते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है और फिर वो रन करते हैं। जी। तो इसीलिए आप देखेंगे भारत में अभी 200-250 रेडियो रनिंग में है और बहुत सारे रेडियो स्टेशन के लिए एप्लीकेशंस अभी और पेंडिंग में है। ये कंटिन्यू प्रक्रिया चल रहा है। हुँ, तो इसको इसकी रीच छोटी होती है, लेकिन आज डिजिटल युग के कारण कहीं भी रेडियो कौन-सा भी आप सुन सुन सकते हैं। सकते हैं। जी। लेकिन वैसे ट्रांसमिशन में आप इसको कम रेंज रहता है। हुँ। लेकिन कम रेंज में जितने भी लोग हैं, वहाँ के लोगों को वो मंच मिलता है। तो ये जो कम्युनिटी रेडियो है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी मतलब बाय मतलब ज्योग्राफिकली कोई बाउंड्रीज़ होती है या हाँ, अ, वो बाउंड्रीज़ भी होती हैं, उसमें संयम नियम है सब सरकार ओके, का। ओके। ये ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, आप अगर इंटरनेट पे जाएँगे हुँ। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन इंडिया लिखेंगे और उसका लाइसेंसिंग का प्रोसेस पूछेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें पता चल जाती रमेश जी बस अब लास्ट प्रश्न है आपसे कि ये जो मधुबन रेडियो का टैगलाइन है बड़ा शानदार वाला है, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, हैं। तो ये कितना सार्थक आपको लगता है कि हुआ होगा, जी। जो आपकी ये 14 साल की
यात्रा है रेडियो की? जी, डोगरा जी, बहुत ही अच्छा अहम सवाल आपने पूछा। और हमारा ये रेडियो मधुबन का जो टैगलाइन है ना, उसको काफ़ी लोगों ने मंथन किया। उसके बाद हमने इन शब्दों को चयन किया। तो ये शब्द जो है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, इसमें ईश्वर की शक्ति है। और बहुत मंथन करने के बाद ये शब्द आया है। तो ये शब्द जो है लोगों को बड़ा आकर्षण करता है। और जब भी हम लोग आखिरी में बोलते हैं, तो लोग यहाँ आने के बाद ये शब्द ज़रूर जो है वो याद रखते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते, कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन सुनते रहो मुस्कुराते रहो उनको याद रह जाता है। अब लास्ट में आप बिल्कुल उसी टैगलाइन में ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यू को इसको सुनेंगे, तो आरजे रमेश एकदम लाइव हो जाएँ, उसी हाँ, अंदाज में लास्ट सेंटेंस जो है मैं चाहूँगा इस साक्षात्कार का कंक्लूड जो है, हाँ। आपके उसी अंदाज में हो। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर इंटरव्यू, जिसमें डोगरा साहब जो है इंटरव्यू कर रहे थे आरजे रमेश का, और उनसे कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत 2011 में हुई और आज 2025 यानी 14 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाई है। और शुरू कैसे हुआ, फिर धीरे-धीरे कैसे अचीवमेंट्स हुए, कैसे रीच बढ़ी, कैसे ये चीज़ें संभव हो पाई, और अचीवमेंट्स के साथ-साथ ये चीज़ें लोगों को कैसे आपने टारगेट किया, लोगों तक कैसे पहुँची, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये साक्षात्कार में रेडियो मधुबन का इतिहास बहुत ही स्पष्ट हुआ होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो के इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनें, ताकि जो रेडियो लिसनर्स हैं उन सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रेडियो के बारे में कोई इंटरव्यू कर रहा है। और आप सभी को फिर से एक बार आज के इस खूबसूरत समय को, जिस समय आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में कहना चाहूँगा कि आप सभी मुस्कुराते रहें, सुनते रहें, लेकिन सुनने के लिए आप जो चीज़ सुनना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो अच्छी चीज़ें सुनें और अच्छे विचार करें, अच्छी इमेजेस अपने मन में क्रिएट करें। तो ये सिंपल तरीका है कि अच्छी चीज़ों का श्रवण ही हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। जिस तरह से खाने को भी हम जो, अगर अच्छा डाइट आप खा लेते हो तो आप हेल्दी रहते हो। खराब डाइट से आपको अनहेल्दी फ़ील होता है, बार-बार आपको जो है खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए एक अगर आपने सोच लिया कि आपको अच्छा बनना है, तो अच्छे कंटेंट को सुनिए, रेडियो मधुबन को सुनिए, ब्रह्मा कुमारीज़ को सुनिए, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, उनका जो है कंटेंट आप थोड़ी देर के लिए सुनें, और उसके बाद अपने मन को चैनलाइज़ करके अपने मन को मजबूत बनाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू, धन्यवाद आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।